जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेहा जलाली जी, जो कि डायरेक्टर पीआईबी जम्मू हैं। आज सांबा पहुंचे हैं और मीडिया के साथ एक इंटरेक्शन हुई है और इंटरेक्शन ये थी कि जिस तरह से मनरेगा स्कीम की बात करें तो उसका नाम बदल दिया गया है। अब ये स्कीम का नाम है विकसित भारत जी राम जी। इसी स्कीम को लेकर आज तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उनके साथ यहाँ पर बातचीत हुई है, किस तरह से लोगों को इस स्कीम के बारे में जानकारी देनी है। और कहीं ना कहीं इस स्कीम को लेकर बात करें तो कुछ नए प्रावधान भी स्कीम में लाए गए हैं। इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लोगों को इस स्कीम के बारे में अवेयर किया जाएगा। मैम बहुत बहुत स्वागत है, आप सांबा पहुंचे हैं और मीडिया कर्मियों के साथ एक अहम मीटिंग आप कह सकते हैं कि ये हुई है, वर्कशॉप हुई है इस स्कीम को लेकर। तो किस तरह से आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं इस विकसित भारत जी राम जी स्कीम को लेकर, जिसका नाम अब बदल दिया गया है? जी, ये सिर्फ एक नाम बदलने की प्रक्रिया नहीं है। ये एक हिसाब से आप कह सकते हैं आजकल की जो परिस्थितियां हैं, आजकल की जो नई रियलिटीज़ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये विकसित भारत जी राम जी जो एक्ट लाया है। हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कंज्यूमर पैटर्न्स चेंज हुए हैं, गरीबी जो है उसकी जो मात्रा में काफ़ी कमी आई है पिछले एक डेकेड में। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी का हम हर स्कीम्स में कोशिश करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, जैसे जियो टैगिंग के करते हुए या बायोमेट्रिक अटेंडेंस को रहते हुए, ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम बेटर अकाउंटेबिलिटी जो है वो ला सकते हैं। तो सिर्फ स्कीम का नाम चेंज नहीं किया गया है, इसमें 100 दिन से लेकर के जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो 125 दिन की जो होगी वो मिलेगी। अराउंड 25% इम्प्रूवमेंट इंक्रीज़ है जो रोज़गार है उसमें जो लोगों को मिलेगा। इसके साथ ही ट्रांसपेरेंसी का, जैसे कि मैंने बताया, प्रोविजंस हैं। साथ ही ऑल ओवर इंडिया को अगर हम देखें तो स्टेट्स की जो एक हिसाब से ओनरशिप है, उनको ये एक मौका है जहां पर वो फंडिंग भी उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं स्टेट्स की, क्योंकि ओवरऑल पीरियड ऑफ ईयर्स स्टेट्स की भी जो इनकम्स हैं वो ओवरऑल इंक्रीज़ हुई हैं। तो एक बेहतर ओनरशिप मिलेगी जहां पर अकाउंटेबिलिटी भी उनकी रहेगी, ओनरशिप भी उनकी रहेगी, और डिमांड ड्रिवन से लेकर के सरकार जो है उसको नॉर्मेटिव फंडिंग कहते हैं। सरकार ये तय करेगी, ये डिसाइड करेगी एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के ऊपर बेस होकर कि किस स्टेट को कितना पैसा जो है वो दिया जाए। मैम इसमें एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की, इससे पहले हम देखते थे कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, जो लेबरर्स होते थे, उनका हमेशा ये कहना था कि हमें पैसे जो वक्त पर नहीं मिलते हैं, पूरे नहीं मिलते हैं। लेकिन अब इसमें आधार कार्ड का भी जो वो यूज़ किया जाएगा, या पंचिंग मशीन जिसे आप बायोमेट्रिक कहते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों के आधार पर पेमेंट होगी, एक डायरेक्ट जो पेमेंट है उनके खाते में चली जाएगी। तो कितना फ़र्क पड़ेगा? कहीं ना कहीं इस चीज़ों को लेकर कई शिकायतें हमेशा लेबरर्स की रही हैं। जी, जैसा कि मैंने बताया कि जो पिछली स्कीम थी या जो पिछला एक्ट था, उसमें जितने भी लैकुना, जितनी भी कमज़ोरियाँ उसमें रही, हालांकि उसकी भी अपनी उपलब्धियाँ रहीं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई सारे, जैसे आपने ये पेमेंट वाला जो सिस्टम बताया, इन सब चीज़ों के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर कई जगह देखा गया था कि स्कीम्स ऑन ग्राउंड नहीं होती थी, केवल पेपर में होती थी। कई जगहों पर ये देखा गया कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती थी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स ओनरशिप नहीं ले पाती थी। मटीरियल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करती थी, बाकी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, तो ओनरशिप नहीं होती थी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लेबर इंटेंसिव कामों के लिए मशीन्स का भी यूज़ किया गया जिस टारगेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये जितने भी लैकुना रहे, इन सभी लैकुना को ख़त्म करने के लिए, और आपने पेमेंट का बोला तो ये भी एक बहुत बड़ा लैकुना था, इसको भी ख़त्म करने के लिए आधार बेस्ड जो पेमेंट्स हैं वो रहेंगी। और कोशिश यही की जाएगी कि 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ, 100% अकाउंटेबिलिटी के साथ जो है वो ये जो इसके बेनिफिट्स हैं वो आम जनता तक पहुँचे। आपने कहा कि 90% जो पेमेंट है वो सेंटर की तरफ से की जाएगी और 10% जो है वो स्टेट की तरफ से की जाएगी। तो इससे कितना बेनिफिट होने वाला है? जी, ये देखें आप, एक वन फिट ऑल सोल्यूशन ऐसा नहीं है। मोस्टली स्टेट्स के लिए 60-40 की फंडिंग है, 60% जो है वो सेंटर की तरफ से दी जाएगी। हिमालयन स्टेट्स के लिए या यूटीज़ वगैरह के लिए जो है वो 90% और 10% का जो है वो रेशो है। और यही रेशो है, ये इसी चीज़ को ध्यान में रख करके किया गया है कि किस स्टेट की कैसी रिक्वायरमेंट रहेगी। जो प्लान्स हैं वो भी ग्राम सभा के लेवल पर ही जो है वो बनेंगे, और एक नेशनल डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा जहां पर ये देखा जाएगा कि किस जगह की किस तरह की रिक्वायरमेंट है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देख करके जो फंडिंग वगैरह का पैटर्न है वो इस तरह से डिसाइड। मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि ये रोजगार जीविका योजना ही नहीं बल्कि इसमें कुछ प्रोविजंस भी रखे गए हैं डिजास्टर से निपटने के लिए। ये सवाल भी मैंने अंदर रखा था, तो कितना वाकई में एक ये फ्रूटफुल साबित होने वाली है स्कीम ओवरऑल अगर देखें सिनेरियो?
जी, देखें अगर हम इनके वर्टिकल्स को देखें, जिस मतलब जो भी हमारे एसेट्स क्रिएट होंगे वो एसेट्स एक तो इरिगेशन सिस्टम से रिलेटेड, अब इरिगेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए ये एसेट्स क्रिएट होंगे जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारे एग्रीकल्चर को भी करेगा और लाइवलीहुड को भी हमारे बेहतर बनाएगा। इसके साथ ही कुछ लाइवलीहुड रिलेटेड एसेट्स हैं जैसे कि मार्केट्स वगैरह हैं या स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, वो भी इसमें क्रिएट किए जाएंगे। साथ ही कनेक्टिविटी एक बहुत जिसको हम कह सकते हैं कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी कनेक्टिविटी हैं, रोड्स हैं, ये सब चीज़ें भी इसमें क्रिएट होंगी। जो एक चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हमने अभी देखा हाल ही में जो आपदा आई है, जो जम्मू कश्मीर में भी बहुत ही ज़्यादा फ्लड्स का जो सिचुएशन हो गया था सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, तो इनको ध्यान में रखते हुए किस तरह से रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, फ्लड बेसिन्स हो या जो सिल्टिंग वगैरह है, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके ये फ्लड्स को या आपदाओं को साथ में एक अलग से कंपोनेंट इसमें बनाया गया है जिसमें अलग से तवज्जो दिया जाएगा इस पर्टिकुलर एक्ट में। मीडिया का रोल बड़ा एक वाइटल रोल रहता है सोसाइटी में किसी भी स्कीम को लोगों तक पहुंचाने में। तो मैम, मीडिया कर्मियों के साथ ही एक स्पेशल वर्कशॉप ये रखी गई थी, तो आपका मीडिया को क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि चौथा स्तंभ कहते हैं मीडिया को, तो अगर ये अपनी भूमिका अच्छी निभाएंगे तो लोगों को लाभ भी होगा, क्या मैसेज आपका रहेगा? जी देखिए, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम मीडिया को सेंसिटाइज कर सकें। जो भी भारत सरकार के नए एक्ट्स, नई स्कीम्स, नए इनिशिएटिव्स हैं, वो जो जितने भी लिए जा रहे हैं उसके तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़रूरत क्या है, नीड क्या है उस पर्टिकुलर चीज़ की, कौन से इस तरह क्या आंकड़े हम कुछ इस तरह से शेयर कर सकें जिनके बेसिस पर मीडिया कर्मी ये खुद से डिसाइड कर सकें कि ये जो नई स्कीम या ये जो नया एक्ट आया है ये लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद रहेगा। आज की इस वर्कशॉप में भी हमारी यही कोशिश थी कि एक इंटरेक्टिव सेशन रखें, मीडिया कर्मी सवाल पूछे, एक एक इशू के ऊपर हम लोग खुल करके बात कर सकें। कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, कभी नई स्कीम आती है तो या तो कभी कभी नॉन इश्यूज़ बन जाते हैं या कभी कभी मिसकंसेप्शंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्कीम या एक्शन के ऊपर। तो इस तरह के मिसकंसेप्शंस को हटाने के लिए और जो कोर उसकी फंक्शनैलिटी है किसी भी पर्टिकुलर एक्ट की या स्कीम की, उसके ऊपर किस तरह से फोकस करें, उसके बारे में ये वर्कशॉप। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नेहा जलाली जी, जो कि डायरेक्टर पीआईबी जम्मू है, विस्तार से जानकारी दी है। विकसित भारत जी राम जी स्कीम को लेकर नाम बदला है, पहले एमजी नरेगा था लेकिन अब नाम बदला है, लेकिन नाम ही नहीं बदला है बल्कि अगर इस स्कीम की हम ओवरऑल देखें परिस्थितियां क्या हैं, वो साफ तौर पर ये दर्शाती हैं। एक तो लेबरर्स को काफ़ी फायदा होने वाला है, एग्रीकल्चर पर्पस को लेकर बात करें, इरिगेशन पर्पस को लेकर बात करें या फिर ट्रांसपेरेंसी को लेकर बात करें, पेमेंट्स का जो बड़ा एक इशू रहता है उसमें भी कहीं ना कहीं पारदर्शिता रहेगी। और उसके साथ साथ इसके अन्य प्रावधान जो है वो क्लाइमेट रेजिलियंस को लेकर बात करें, यानी हमारे वातावरण के साथ भी जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं इस स्कीम को मीडिया ही लोगों तक जो बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं, जिसके चलते ये वर्कशॉप आज जो है पीआईबी की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई थी। मीडिया कर्मियों के साथ इस में चर्चा की गई है और इसके लाभ बताए गए हैं। तो कोशिश करेंगे कि जब इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी इस स्कीम की, इस एक्ट की, तो वो भी चीज़ें आपके तक ऑन ग्राउंड पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।